हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं अवधेश कुमार यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीजीएस हिस्ट्री में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन आर्मी के जीके एंड जीएस के 100 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके हर भर्ती एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों, ये क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। दोस्तों, यदि आप इसमें 100 क्वेश्चन में से यदि आप 85 का सही सही जवाब देते हैं दोस्तों, तो आपको भर्ती एग्जाम से, इंडियन आर्मी के रिटर्न के पेपर से आपको कोई भी बाहर नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी क्लास प्रोवाइड कराने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी क्लास बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आइए चलते हैं आपको अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्रश्नों की तरफ चलने से पहले आप हमारी क्लास को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे ज़रूर दबा देना। तो आइए दोस्त, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1917 में, ऑप्शन सी है 1918 में, या फिर ऑप्शन डी है 1919 में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1917 में। चलिए दोस्त, हमारा अगला प्रश्न है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, या फिर वर्ष 1923 में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1923 में। चलिए दोस्त, चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो दोस्तों, ऑप्शन ए है एंगेल्स ने, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों ने, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों ने, यानी एंगेल्स ने और कार्ल मार्क्स ने, दोनों ने दिया था। तो चलिए दोस्त, चलते हैं, आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, चीनी क्रांति का नायक कौन था? ऑप्शन ए है चियांग काई शेक, ऑप्शन बी है सुनियात सेन, ऑप्शन सी है युआन सो काई, ऑप्शन डी है माओ त्से तुंग। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुनियात सेन। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न पे। हमारा पांचवा प्रश्न है, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? वर्ष 1947 में, वर्ष 1948 में, वर्ष 1949 में, या फिर वर्ष 1950 में। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, वर्ष 1949 में। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है प्रशा को, ऑप्शन बी है जर्मनी को, ऑप्शन सी है तुर्की को, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जर्मनी का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने 7वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? दोस्तों, ऑप्शन ए है मुसोलिनी, ऑप्शन बी है हिटलर को, ऑप्शन सी है बिस्मार्क को, या फिर ऑप्शन डी है डियाज को। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुसोलिनी को कहा जाता है। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने 8वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है लुइस 16वें, या फिर ऑप्शन डी है लेनिन। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। चलिए दोस्त, चलते हैं अपने 9वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? दोस्तों, ऑप्शन ए है इटली ने, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया ने, ऑप्शन सी है जर्मनी ने, तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, त्रिगुट का निर्माण ये सभी तीनों देश ने मिलकर किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपने 10वें नंबर प्रश्न में। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, दोस्तों हम आपको प्रश्न जल्दी जल्दी कराते हैं क्योंकि अभी बहुत प्रश्नों की संख्या हमारी बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे 10वें प्रश्न होने ही वाले हैं। अभी प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको हम जल्दी जल्दी प्रश्न कराते हैं। निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल था? तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है अमेरिका, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर
डी राइट हो जाएगा ये सभी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1976 ईस्वी में, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है 1776 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1779 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1789 ईस्वी में, अथवा ऑप्शन डी है 1780 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। तो दोस्तों चलते हैं अपने 12वें नंबर प्रश्न में। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो दोस्तों ऑप्शन ए है लौह एवं रक्त की नीति, ऑप्शन बी है समझौता की नीति, ऑप्शन सी है शांति की नीति, या फिर ऑप्शन डी है संबद्ध की नीति। तो दोस्तों चलते हैं, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, लौह एवं रक्त की नीति। आइए दोस्त चलते हैं अपने 13वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 13वां नंबर प्रश्न है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऑप्शन ए है यजुर्वेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है अथर्ववेद, या फिर ऑप्शन डी है सामवेद। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सामवेद को कहते हैं भारतीय संगीत का मूल सामवेद को कहा जाता है। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने 14वें नंबर प्रश्न पे। हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है वैशाली, या फिर ऑप्शन डी है कुशीनगर। दोस्तों महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, तो उनको मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर देवरिया, कुशीनगर में हुई थी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए है बोध गया बिहार में, बोध गया दोस्तों बिहार में है, कुशीनगर, ऑप्शन सी है श्रावस्ती, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है श्रावस्ती में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, या फिर ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, छाल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी में हुआ था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 17वें नंबर प्रश्न में। हमारा 17वां नंबर प्रश्न है, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है वल्लभी में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है पावापुरी में, या फिर ऑप्शन डी है बोधगया में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। जैन धर्म की पहली संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। दोस्तों हमारा 18वां नंबर प्रश्न है, रांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शन ए है कनिष्क ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, या फिर ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त ने। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अशोक ने, रांची के स्तूप अशोक ने बनवाया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है पुष्यमित्र को, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त को, या फिर ऑप्शन डी है कनिष्क को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए दोस्त हमारा 20 नंबर प्रश्न है, 20वां नंबर, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? दोस्तों ऑप्शन ए है रविंद्र सिंह बिष्ट ने, ऑप्शन बी है दयाराम साहनी ने, ऑप्शन सी है एजी मजूमदार ने, या फिर ऑप्शन डी है ध्रुवे ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हड़प्पा नगर की खोज दयाराम साहनी ने की थी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 21 नंबर प्रश्न पे, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए है इटली में, ऑप्शन बी है ब्रिटेन में, ऑप्शन सी है फ्रांस में, या फिर ऑप्शन डी है जर्मनी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, इटली में। विश्व में नवजागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। तो आइए दोस्त चलते हैं अपने 22 नंबर प्रश्न पे। हमारा 22 नंबर प्रश्न है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मुसोलिनी, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है हिटलर, या फिर ऑप्शन डी है मार्टिन लूथर। तो बताइए दोस्त इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मार्टिन लूथर। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 23 नंबर प्रश्न पे। हमारा 23 नंबर प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है श्यामलाल गुप्त पार्षद का, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस का, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी का, या फिर ऑप्शन डी है सावरकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 24 नंबर प्रश्न पे। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, करो या मारो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, करो या मारो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 25 नंबर प्रश्न पे। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था?
विनायक सावरकर ने, बी है जवाहरलाल नेहरू ने, सी है सुभाष चंद्र बोस ने, डी है भगत सिंह ने। तो दोस्तों दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप हमारी क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, बड़ी मुश्किल से आपके प्रश्न को हम ढूंढ कर लाते हैं। तो दोस्तों आपका भी फ़र्ज बनता है कि आप हमारी क्लास को भी लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए है भगत सिंह ने, ऑप्शन बी है हसरत मोहनी ने, ऑप्शन सी है राम प्रसाद बिस्मिल ने, ऑप्शन डी है मोहम्मद इकबाल ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है केरल में, या फिर ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। दोस्तों ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों डांडिया नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है, बताइएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 28 नंबर प्रश्न पे। हमारा 28 नंबर प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया था? दोस्तों ऑप्शन ए है नागासाकी में, ऑप्शन बी है हिरोशिमा में, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों में, या फिर ऑप्शन डी है होन्शु में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों में। दोस्तों नागासाकी और हिरोशिमा दोनों में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने परमाणु बम जापान में नागासाकी और हिरोशिमा नामक स्थान पर गिराया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 29 नंबर प्रश्न पे। हमारा 29 नंबर प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था? तो दोस्तों वर्ष ऑप्शन ए है वर्ष 1916 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1917 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1918 में, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1915 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, वर्ष 1915 में। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका वर्ष 1915 में शामिल हुआ था। चलिए दोस्त हमारा 30 नंबर प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है प्रसा इटली युद्ध, ऑप्शन बी है प्रसा फ्रांस युद्ध, ऑप्शन सी है जर्मनी इटली युद्ध, या फिर ऑप्शन डी है जर्मनी फ्रांस युद्ध। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्रसा फ्रांस युद्ध। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 31 नंबर प्रश्न पे। हमारा 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुत्व तथा समानता का नारा दिया गया था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है फ्रांस की क्रांति में, ऑप्शन बी है अमेरिका की क्रांति में, ऑप्शन सी है रूस की क्रांति में, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति में स्वतंत्रता, बंधुता तथा समानता का नारा दिया गया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 32 नंबर प्रश्न पे। हमारा 32 नंबर प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी की घटना कब उत्पन्न हुई? दोस्तों ऑप्शन ए है वर्ष 1929 से 30 तक, ऑप्शन बी है वर्ष 1930 से 31 तक, ऑप्शन सी है वर्ष 1931 से 32 तक, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1932 से 33 तक। तो दोस्तों महामंदी की घटना वर्ष 1929 से 30 तक घटी थी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सैयद वंश के शासक थे? ऑप्शन ए है मुबारक शाह, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है मोहम्मद शाह, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, खिज्र खां जो सैयद वंश के शासक थे। दोस्तों हमारा 34 नंबर प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है बिम्बिसार, ऑप्शन बी है शिशुनाग, ऑप्शन सी है धनानंद, या फिर ऑप्शन डी है उदयन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बिम्बिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था। तो दोस्त हमारा 35 नंबर प्रश्न है, पाटिलपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? दोस्तों ऑप्शन ए है अजातशत्रु ने, ऑप्शन बी है अशोक ने, ऑप्शन सी है महापद्मनंद ने, तो दोस्तों ऑप्शन डी है उदयन ने। बताइए दोस्त इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, उदयन ने। पाटिलपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। चलिए दोस्त हमारा ये 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर का समकालीन था? ऑप्शन ए है महापद्मनंद ने, ऑप्शन बी है अजातशत्रु ने, ऑप्शन सी है उदयन ने, या फिर ऑप्शन डी है धनानंद ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, धनानंद ने। चलिए दोस्त चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पे। हमारा 37 नंबर प्रश्न है, एकता प्रणाली पहली बार लागू की गई थी? एकता प्रणाली पहली बार कब लागू की गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन किसके द्वारा लागू की गई? सॉरी
ऐबक द्वारा, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश द्वारा, ऑप्शन सी है अकबर द्वारा, या फिर ऑप्शन डी है बलबन द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, इल्तुतमिश द्वारा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 38 नंबर प्रश्न पे। दोस्तों आप हमारी क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। बड़े मुश्किल से आपके ये सवाल जो हैं मिले हैं हमको, जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्त हमारा ये 38 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध संत से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों उपगुप्त से सब मतलब प्रभावित होकर, या फिर विष्णुगुप्त से प्रभावित होकर, या फिर ऑप्शन सी है बृहद्रथ से प्रभावित होकर, या फिर ऑप्शन डी है ब्रह्मगुप्त से प्रभावित होकर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपगुप्त से प्रभावित होकर। अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए दोस्त हमारा ये 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। ऑप्शन ए है हिंद यमन ने, ऑप्शन बी है शक ने, ऑप्शन सी है कनिष्क ने, या फिर ऑप्शन डी है हर्ष ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, हिंद यमन ने। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 40 नंबर प्रश्न पे। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी। दोस्तों ऑप्शन ए है 72 ईस्वी में, ऑप्शन सी है बी है 75 ईस्वी में, ऑप्शन सी 78 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 105 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 78 ईस्वी में। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 41 नंबर प्रश्न में। हमारा 41 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था। दोस्तों ऑप्शन ए है 712 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 825 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1025 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1027 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 42वें नंबर प्रश्न में। हमारा 42वां नंबर प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए है इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी है बहलोल लोधी, ऑप्शन सी है सिकंदर लोधी, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बहलोल लोधी। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बाद किस शासक वंश का उदय हुआ। दोस्तों ऑप्शन ए है कण्व वंश, ऑप्शन बी है शुंग वंश, ऑप्शन सी है शक वंश, या फिर ऑप्शन डी है सातवाहन वंश। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शुंग वंश। चलिए दोस्त चलते हैं आपको अपने अगले प्रश्न पे ले चलते हैं, प्रसिद्ध फारसी पर्व नवराज किसने प्रारंभ किया था। दोस्तों ऑप्शन ए है बलबन ने, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी है फिरोज तुगलक ने, या फिर ऑप्शन डी है मोहम्मद तुगलक ने। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बलबन ने। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, खानवा का युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। खानवा के युद्ध में बाबर ने किसके साथ लड़ा था। ऑप्शन ए है महमूद लोधी, ऑप्शन बी है मेदिनी राय, ऑप्शन सी है राणा सांगा, ऑप्शन डी है इब्राहिम लोधी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राणा सांगा। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के साथ युद्ध किया था। चलिए दोस्त ये हमारा 46 नंबर प्रश्न है, ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 1739 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1740 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1839 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1840 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1739 ईस्वी में ईरान के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 47 नंबर प्रश्न पे। हमारा 47 नंबर प्रश्न है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए है जहांगीर को, ऑप्शन बी है अकबर को, ऑप्शन सी है औरंगजेब को, या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां को। तो दोस्तों जिंदा पीर के नाम से हम औरंगजेब को जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं 48 नंबर प्रश्न पे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1557 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन डी है 1761 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों दूसरा युद्ध हुआ था जब, तो दोस्तों दूसरा युद्ध हमारा 1556 ईस्वी में हुआ था, और हमारा तीसरा युद्ध दोस्तों जब हुआ था तो 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। दोस्तों ऑप्शन ए है 1526 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1556 ईस्वी, तथा ऑप्शन डी है 1576 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 1540 ईस्वी में। चलिए दोस्त चलते हैं आपका अपने अगले प्रश्न पे ले चलते हैं,
पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, पहला 1526 ईस्वी में हुआ था, तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये पहला, दूसरा, तीसरा सीरियल से लगे हुए हैं। ए पहला है, बी दूसरा है और सी तीसरा है। तो दोस्तों इसका दूसरा आंसर बी इसका राइट हो जाएगा, 1556। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सॉरी 50 के बाद 52 आ गया, हमारा एक क्वेश्चन लुप्त हो गया शायद। चलिए कोई बात नहीं है। निम्न में से किसके जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हजरत मोहम्मद, ऑप्शन बी है जरथुस्त्र, ऑप्शन सी है ईसा मसीह या फिर ऑप्शन डी है गुरु नानक देव। तो दोस्तों क्रिसमस के रूप में हम ईसा मसीह के मनाते हैं, ईसा मसीह के रूप में मनाते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 53 नंबर प्रश्न में। हमारा 53 नंबर प्रश्न है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11 या फिर ऑप्शन डी है 7। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है, लाल बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? तो दोस्तों लाल बख्श की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक, बी नंबर मोहम्मद गौरी, सी नंबर इल्तुतमिश या फिर डी नंबर बलबन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लाल बख्श की उपाधि हम कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। चलिए दोस्त चलते हैं 55 नंबर प्रश्न पे। हमारा 55 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है कालानौर में, ऑप्शन बी है रायगढ़ में, ऑप्शन सी है आगरा में या फिर ऑप्शन डी है रायचूर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। चलिए दोस्त हमारा ये 56 नंबर प्रश्न है, नील दर्पण के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है भूपेंद्र दत्त, ऑप्शन बी है इकबाल, ऑप्शन सी है अरविंद घोष या फिर ऑप्शन डी है दीनबंधु मित्र। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र को कहा जाता है। चलिए दोस्त चलते हैं हम अपने 57 नंबर प्रश्न पे। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था? तो दोस्तों ऑप्शन ए है अमर जीवन, ऑप्शन बी है राष्ट्र गुफ्तार, ऑप्शन सी है कामरेड या फिर ऑप्शन डी है लीडर। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, राष्ट्र गुफ्तार। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है बाबर, ऑप्शन सी है जहांगीर तथा ऑप्शन डी है अकबर। तो दोस्तों मुगल वंश साम्राज्य का संस्थापक हम बाबर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने आगरा में चित्रकला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी है शाहजहाँ। तो दोस्तों चित्रकला की शैली जहांगीर की स्थापना की थी, चित्रशाला की स्थापना जहांगीर ने की थी आगरा में। चलिए दोस्त चलते हैं अपने 60 नंबर प्रश्न में, मोती मस्जिद निर्माण की किस शासक ने कराया था? मोती मस्जिद निर्माण किस शासक ने कराया था? ऑप्शन ए है अकबर ने, ऑप्शन बी है शाहजहाँ ने, ऑप्शन सी है जहांगीर ने तथा ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने कराया था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है दीपावली, ऑप्शन बी है क्रिसमस, ऑप्शन सी है होली या फिर ऑप्शन डी है ईद उल फितर। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, प्रकाश के नाम से हम दीपावली को जानते हैं, दीपावली त्यौहार को जानते हैं। दोस्तों दीपावली में तो आप लोग सब जानते ही होंगे कि दीपक, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो प्रकाश तो फैलता है ना, तो प्रकाश, इसीलिए हम उसे प्रकाश के त्यौहार के नाम से भी जानते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे, कुंभ का आयोजन निम्न में से कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए है हरिद्वार, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है नासिक तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ये सभी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और आप जानते हैं कि आप हमारे प्रयागराज में भी मनाया जाता है, चार जगह मनाया जाता है कुंभ का आयोजन, 4 जगह होता है। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह का नाम कहा जाता है? लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है या लाल ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है बुध को, ऑप्शन बी है शुक्र को, ऑप्शन सी है बृहस्पति को या फिर ऑप्शन डी है मंगल को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हम मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, अब पीला ग्रह के नाम से हम बृहस्पति को जानते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों नीला ग्रह के नाम से हम पृथ्वी को जानते हैं। आइए दोस्त चलते हैं, ठंडा ग्रह कौन सा होता है? दोस्तों सबसे ठंडा ग्रह वरुण को माना जाता है, और सूर्य के सबसे निकट दोस्तों जो होता है, सूर्य के निकट सबसे ग्रह कौन सा होता है? बुध। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं? दोस्तों ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है
उल्कापिंड, ऑप्शन सी है क्षुद्र ग्रह, या फिर ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों ये इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये सभी सूर्य, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, ये तीनों खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है सेंटारस, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है मंगल तथा ऑप्शन डी है शनि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। दोस्तों आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह हम शुक्र को मानते हैं और इसे शाम और सुबह, सांझ और भोर का तारा भी कहते हैं। और दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र को ही मानते हैं। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो दोस्तों वरुण ही है, जो कि सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ठंडा ही तो ही रहेगा। तो जितना ठंडा रहेगा उतना मतलब उसी का नाम दिया जाएगा ना। तो वरुण ही है जो सबसे दूर भी है और सबसे ठंडा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था ना कि नीला ग्रह के नाम से पृथ्वी को जाना जाता है। ऑप्शन ए है शुक्र, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी बुध, या फिर ऑप्शन डी मंगल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर तो बी ही होगा ना, अभी हमने आपको बताया। चलिए दोस्त अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये जो प्रश्न आ रहे हैं ना, ये सब सारे प्रश्न शायद सौरमंडल से ही संबंधित हैं, क्योंकि ये 2-4 प्रश्न तो सौरमंडल के ही आ गए। तो चलिए दोस्त ये हमारा प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है गैनीमेड, ऑप्शन बी है टाइटन, ऑप्शन सी है चंद्रमा, या फिर ऑप्शन डी है डिमोस। तो दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हम गैनीमेड को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं आप अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है शुक्र। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए दोस्तों ये बी मतलब बुध और शुक्र दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दोस्तों आप सेशन को लाइक भी कर दीजिए। जब तक अगले प्रश्न देखने से पहले दोस्तों आप हमारे सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ही मेहनत से आपको क्लास बनाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है यूरेनस, ऑप्शन सी है पृथ्वी, या फिर ऑप्शन डी है मंगल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बुध। दोस्तों आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह तो बुध होता है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? हम सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को मानते हैं। देखो इसका सबसे छोटा नाम भी है, तो ये सबसे छोटा ग्रह भी है, और बृहस्पति का शायद सबसे बड़ा भी नाम भी है, इसलिए बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह भी जानते हैं। इस ऐसी ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1940 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1942 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1946 में, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वर्ष 1942 में। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है तो दोस्तों हमारा 72 नंबर प्रश्न है मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 16 अगस्त 1946 को, ऑप्शन बी है 15 अगस्त 1946 को, ऑप्शन सी है 14 अगस्त 1946 को, या फिर ऑप्शन डी है 17 अगस्त 1946 को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 16 अगस्त 1946 को। चलिए दोस्त ऑप्शन अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल ने, ऑप्शन सी है स्वामी सहजानंद ने, या फिर ऑप्शन डी है भवन सिंह ने। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। चलिए दोस्त चलते हैं हम अगले प्रश्न में। हमारा अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है वर्ष 1925 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1930 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1936 में, या फिर ऑप्शन डी है वर्ष 1940 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वर्ष 1936 में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? ऑप्शन ए है कंपाराम, ऑप्शन सी बी है गौरशंकर मिश्र, ऑप्शन सी है मदन मोहन मालवीय, या फिर ऑप्शन डी है बाबा
रामचंद्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी ही राइट हो जाएगा, बाबा रामचंद्र। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? दोस्तों ऑप्शन ए है 10 जनवरी को, ऑप्शन बी है 4 जुलाई को, ऑप्शन सी है 20 अप्रैल को, या फिर ऑप्शन डी है 15 मार्च को। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, 4 जुलाई को। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? ऑप्शन ए है अमेरिका की, ऑप्शन बी है फ्रांस की सहायता से, ऑप्शन सी है रूस की सहायता से, या फिर ऑप्शन डी है चीन की सहायता से। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, रूस की सहायता से भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा था। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन ए है भास्कर द्वितीय, ऑप्शन बी है रिसोर्स सेट 1, ऑप्शन सी एप्पल, या फिर ऑप्शन डी है मैट सेट। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा, मैट सेट ये पहला मौसम उपग्रह है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है मैटसेट, ऑप्शन सी है रोहिणी, या फिर ऑप्शन डी है भास्कर 1। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह हम आर्यभट्ट को कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1965 में, ऑप्शन सी है 1969 में, या फिर ऑप्शन डी है 1970 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, भारत में प्रथम अंतरिक्ष की शुरुआत 1969 में हुई थी। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट समझौता का संबंध था? ऑप्शन ए है दलित वर्ग से, ऑप्शन बी है ईसाई वर्ग से, ऑप्शन सी है सिख वर्ग से, या फिर ऑप्शन डी है मुस्लिम वर्ग से। तो दोस्तों पूना पैक्ट का समझौता का संबंध दलित वर्ग से था, ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, ककोरी कांड के नायक कौन थे? ऑप्शन ए है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी है बरकतुल्ला खां, ऑप्शन सी है बुटकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी डी है भगत सिंह। तो दोस्तों ऑप्शन इसका ए राइट हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल। ककोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया या अवस्थित है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है बेतवा, या फिर ऑप्शन डी है भागीरथी। तो दोस्तों टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है या बनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी है बेतवा नदी, ऑप्शन सी है चंबल नदी, या फिर ऑप्शन डी है कृष्णा नदी। तो दोस्तों हीराकुंड बांध हम महानदी पर बनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है दूध उत्पादन से, ऑप्शन बी है मांस उत्पादन से, ऑप्शन सी है तिलहन उत्पादन से, तथा ऑप्शन डी है उर्वरक से। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, या फिर ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो दोस्तों ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा, गुजरात। सबसे ज़्यादा तटरेखीय राज्य गुजरात है, और सबसे छोटा दोस्तों गोवा है, गोवा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों लाल क्रांति ऑप्शन ए है आलू, ऑप्शन बी है अंडा, ऑप्शन सी है प्याज, तथा ऑप्शन डी है टमाटर। तो दोस्तों लाल क्रांति का संबंध टमाटर से है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारे अगला प्रश्न है, रजत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मांस उत्पादन से, ऑप्शन बी है अंडा उत्पादन से, ऑप्शन सी है कोयला उत्पादन से, या फिर ऑप्शन डी है झींगा मछली उत्पादन से। तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से होता है। ऑप्शन दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, तथा ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ये सभी। दोस्तों गले में पता नहीं क्या हो गया, हमारे कुछ फंस जैसे गया है। तो चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? ऑप्शन ए है ईटानगर, ऑप्शन बी है दिसपुर, ऑप्शन सी है इम्फाल या फिर ऑप्शन डी है आइजोल। तो दोस्तों असम की राजधानी दिसपुर है। अब ये तो सभी लोग जानते होंगे। ईटानगर कहाँ की राजधानी है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है पुडुचेरी, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप तथा ऑप्शन डी है दमन व दीव। तो दोस्तों बी इसका राइट हो जाएगा। गोवा मतलब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10 या फिर ऑप्शन डी है 12। तो दोस्तों ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? दोस्तों वर्ष 1945 में, बी है वर्ष 1946 में, सी है वर्ष 1947 में या फिर आप डी है वर्ष 1948 में। तो दोस्तों इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। वर्ष 1946 में भारतीय संविधान का गठन वर्ष 1946 में हुआ था। चलिए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, ऑप्शन बी है 9 सितंबर 1946 को, ऑप्शन सी है 1 अगस्त 1946 को या फिर ऑप्शन डी है 9 जुलाई 1946 को। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए है H.C. मुखर्जी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। चलिए दोस्त हमारा अगला प्रश्न है निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? दोस्तों ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी है H.C. मुखर्जी। तो दोस्तों प्रांतीय संविधान के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 6ठी अनुसूची, ऑप्शन सी है 7वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन की अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। आइए दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची या फिर ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 8वीं अनुसूची। चलिए दोस्त चलते हैं अगले लास्ट प्रश्न पे। हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सामान्यता प्राप्त भाषाएं, ऑप्शन बी है नागर पालिका, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है शपथ। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचायती राज। संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। तो दोस्तों बताइए आप सब लोग हमारी क्लास आपको कैसी लगी? आशा करते हैं दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी हमारी क्लास। तो दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसको आप ज़रूर दबा दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों, आपको मिलते हैं आपको कल की अगली वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम।